देखो स्टूडेंट्स, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेना। आज करने वाले हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। जितना अपने हमने मशीन का पार्ट किया, डीसी मशीन, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर देना। बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो आपके स्टैंडर्ड एग्जाम में आएंगे, और कई एग्जाम आपके अपकमिंग हैं भाई आपके, इसलिए सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए, और स्पेशली एमसीक्यू के लिए, ठीक है जी। करें स्टार्ट। चलिए, चलिए जी, गुड। जस्ट वेट स्टूडेंट, 2 सेकंड रुकिए बस। हाँ जी स्टूडेंट, एक वर्ड होता है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी of which of the magnetic material is negative। अब एक, जब आपको मैंने इंजीनियरिंग मटेरियल की क्लास ली थी तो मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, जब मैं बता रहा था कि डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसमें एक इंडिकेटर लिखवाया था कि ये म्यू आर, ये वो वैल्यू होती है जो ये डिसाइड करती है कि हमारा मटेरियल डाया है, पैरा है या फेरो है। अगर म्यू आर की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, 1 से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो कंफर्म है ये जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो होगी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगी। तो जो ससेप्टिबिलिटी है, तो बेसिकली का जो रिलेशन होता है वो म्यू आर के साथ कुछ ऐसा होता है, म्यू आर -1। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसने बोला किसके लिए नेगेटिव होती है, जाई की वैल्यू, जाई बोलते हैं इसको, जाई। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, उनका म्यू आर अभी चेक करो, आप गूगल पे अभी चेक करो, अगर आपके पास ये नहीं है, जितने भी डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं, हालांकि आपको इसके एग्जांपल भी याद करने हैं, उनका म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 होता है। क्या होता है? जो पैरा होते हैं उनका स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, और जो फेरो होते हैं उनका वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कोई छोटी वैल्यू ले लीजिए आप, 0.5 कुछ भी करके ले लिया आपने, कोई भी वैल्यू ले लो अपनी मर्जी से, आप मुझे बताइए, जब तक यहां पर आप 1 से छोटी वैल्यू लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 1 बड़ा है लेस देन 1 से, तो जाइएम की वैल्यू कंफर्म है नेगेटिव आनी है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? नेगेटिव आनी है। जिस जिस मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो जाइएम कंफर्म है नेगेटिव आएगा, ये आप समझ लीजिए। क्लियर है बात? कमेंट करके बताइए जल्दी से। और ये फॉर्मूला याद रखना, ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर -1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी पैरेलल पाथ, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, लैप
लैप वाउंड डीसी मशीन में दो तरह की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव। लैप और वेव, लैप वाइंडिंग में मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो ए है वही पी होगा, या जो पी है वही ए होगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पी के इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ जो पोल है यहाँ पर वो 6 है डी स्टूडेंट्स। तो पैरेलल ए फॉर पैरेलल पाथ होता है, जितने ज्यादा पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ हम लगाएंगे यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा लैप वाइंडिंग के लिए डी स्टूडेंट्स 6। अगर इस क्वेश्चन में लैप की जगह वेव वाइंडिंग लिखा होता तो इसका आंसर होता बी। जल्दी से कंफर्म करके बताइए, चीज समझ में आ रही नहीं? ये क्या करवाया था कि नहीं करवाया था मैंने आपको? यस और नो? आपको लगातार मैं बोल रहा हूं कि चीजें, अब आपने ये देख लिया फाइनली कि एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएगा तो वो किस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू जनरली एक्सप्रेशन से आते हैं। एक्सप्रेशन जो मैं आपको, जैसे अभी एक एक्सप्रेशन लिखवाया आज मैंने आपको, आप लास्ट क्लासेस जाके चेक करिए। मैंने आपको बोला था जाइएम इक्वल टू म्यू आर माइनस वन होता है, क्या होता है, इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल की क्लास ध्यान से लगा लीजिए, ठीक है, ये काम आएंगे आपको। तो आज अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस क्लास को जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला फॉर्मूला लर्न कर लो। जब रिवीजन प्रोसेस आपका चल रहा होगा, आप क्या करते हैं रिवीजन में, 2-3 लेक्चर एक दिन में 2x की स्पीड पे देखते हैं, किसकी स्पीड पे देखते हैं, 2x। तो अभी उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे साथ आप मशीन के एमसीक्यू ही करिए, ठीक है। चलिए आगे, तो आपने कल रिवीजन करके आनी है इसकी, जो आज करा रहा हूँ काम। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग ऑफ एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन। अब स्टूडेंट्स आप ये बताइए, वेव वाइंडिंग के अंदर मैं आपको क्या ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन ऑफ हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। लुक हेयर, ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, मैंने बोला था इस पीडीएफ को ध्यान से देखिए। इसमें एक क्वेश्चन अभी आया, 6 पोल की मशीन थी, तो ये पूछा था ए की वैल्यू कितनी होगी, ए 4 होता है पैरेलल पाथ, तो आंसर कितना आ गया था 6, यस और नो? अरे समझ पा रहे हो, वेव वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ की वैल्यू कितनी होती है 2, ये पैरेलल पाथ है डियर स्टूडेंट्स। पैरेलल पाथ को स्मॉल ए से भी लिखते हैं, कैपिटल ए से भी लिखते हैं, मैंने अभी कैपिटल ए यूज किया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा भी जो क्वेश्चन आप फेस करने वाले हो वो ये है कि जो लैप वाइंडिंग होती है ये आपकी लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, और वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए। ये है, देख लिया? ऑब्वियसली बात है यार, जितने ज्यादा पैरेलल पाथ होंगे, पैरेलल पाथ जितने ज्यादा होंगे ना, जितने पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली यहाँ तो पैरेलल पाथ फिक्स है, 2 ही है, 2 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास पैरेलल पाथ, क्योंकि वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पैरेलल पाथ पोल के हिसाब से बढ़ सकते हैं लैप वाइंडिंग में, क्योंकि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पोल के बराबर। तो जितने ज्यादा पैरेलल पाथ होंगे उतनी ब्रांच में करंट ज्यादा फ्लो होगा, और करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हाई करंट की डिमांड होगी। तो ये जो लैप वाइंडिंग है वो हाई करंट के लिए है, और वोल्टेज का उल्टा हो जाएगा, लो वोल्टेज। लैप वाइंडिंग हाई करंट के लिए। तो अगर 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 अब मैं आज की क्लास के हिसाब से, तो इसने क्या पूछा है आपको, मैंने क्या बताया, लैप वाइंडिंग के लिए बताया, 2 मिनट पहले बताया। तो लैप वाइंडिंग के लिए होता है वो करंट जो होता है वो हाई होता है, और जो वोल्टेज होती है वो लो होती है। अब ये तो उल्टा हो गया, वेव वाइंडिंग है तो करंट क्या हो जाएगा, लो, और वोल्टेज हो जाएगी हाई। तो क्या आंसर बनना चाहिए बताइए? लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग। दिख रहा है अभी ऑप्शन? अरे यही तो बताया था, थ्योरी में ऑलरेडी हो चुका है आपका।
एक सेकंड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं एक बार। द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कंडक्टर इन रोटेटिंग बाइपोलर फील्ड। मैंने आपको हमेशा बताया जो आपका आर्मेचर कंडक्टर होगा, आर्मेचर के अंदर डीसी मशीन में दो तरह की वाइंडिंग होती है, दो तरह के कंडक्टर होते हैं। कुछ कंडक्टर रखे जाते हैं स्टेटर पे, कुछ कंडक्टर रखे जाते हैं रोटर पे। रोटर के कंडक्टर पे जो वाइंडिंग बनती है उसको बोलते हैं आर्मेचर रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग। उसमें मैंने कई चीजें आपको बताई थी आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर। मैंने बोला था कि आर्मेचर कंडक्टर के अंदर, आर्मेचर क्या होता है, रोटेटिंग होता है डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन में अंदर जो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज बनती है वो एसी बनती है। तो डीसी जनरेटर के अंदर जो एसी बनी उसको डीसी कैसे बनाते हैं, कमेंट में बताओ। तो उसके बाद ये बोल रहा है इसमें वो किस तरह की वोल्टेज होती है, एसी होती है, कंफर्म है। क्या होती है, उस एसी को हम डीसी में बदल सकते हैं, यस और नो। एक और आंसर याद कर रहे हैं, क्वेश्चन याद करें, लर्न कर लेना इसको। द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज ऑलवेज ट्रायंगुलर, इज ऑलवेज ट्रायंगुलर, ये याद कर लेना। एमएमएफ इन डीसी मशीन इज ऑलवेज इन ट्रायंगुलर इन नेचर, ऑलवेज इन ट्रायंगुलर इन नेचर। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे। नेक्स्ट, डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड। मेन फील्ड कहां पर होती है बच्चों, स्टेटर पे, स्टेटर के ऊपर। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो अभी मैंने की क्या, दो चीजें कनेक्टेड है आपस में। अभी मैंने सिर्फ इसकी बात की है कि अगर आर्मेचर एमएमएफ की बात कर रहे हो, किसकी, आर्मेचर के एमएमएफ की, आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो आर्मेचर जो रोटेटिंग पार्ट के ऊपर है वो तो है किस नेचर का, ट्रायंगुलर नेचर का। लेकिन लेकिन जो आपका मेन फील्ड है, जो आपका बेसिकली स्टेटर पे फील्ड है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ट्रायंगुलर नहीं होगी, वो फ्लैट टैप्ड या फिर ट्रेपीजोइडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपीजोइडल शेप होती है। क्या होती है, ट्रेपीजोइडल शेप। सैडल नहीं होगा, पीकी नेचर नहीं होगा। नेक्स्ट, एक टॉपिक है डमी कोयल्स आर यूज फॉर। डमी कोयल्स डियर स्टूडेंट जब यूज होती है मशीन के अंदर तो किस लिए यूज होती है, इंक्रीज एफिशिएंसी नहीं, रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन नहीं, मैकेनिकल बैलेंसिंग, राइट है ये। और ऑल ऑप्शन जब दो ही गलत हो गए स्टार्टिंग के तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब डमी कोयल आल्सो नोन एज डेड कोयल, क्या कहते हैं इनको, डेड कोयल। डमी कोयल्स होती हैं एक्स्ट्रा कोयल, जिनको डेड कोयल भी कई बार हम यूज करते हैं। डीसी मशीन के जो मैंने लैप और वेव वाइंडिंग के डिफरेंस लिखवाए हैं वहां पर डमी कोयल और इक्विलाइजर दो चीजें यूज हुई हैं, उनको एक बार जरूर देखना, नोट्स में है वो, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर एक फॉर्मूला कौन सा होता है जो हमारा आर्मेचर के अंदर ईएमएफ बनती है, ठीक है। मशीन के अंदर अगर पी पोल है बच्चों, आर्मेचर रोटेट कर रहा है एन स्पीड से, देन फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मशीन क्या होगी। देखिए जो मशीन की स्पीड होती है इसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ये इक्वल होती है 120 एफ अपॉन पी। किन दो बातों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पोल और फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस स्पीड भी बोल सकते हैं इसको। ये बोल रहा है हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर निकालनी है आपने, ये थ्री फेज मशीन में दोबारा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। अगर एफ की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट यहाँ से, तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको एन पी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एन एस के साथ। एन एस लिखो या खाली एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन क्योंकि इसने यूज किया नहीं, पी डिवाइड बाई 120। अरे 120 नीचे जाएगा ना, इसके नीचे आएगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, एसी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई एन पी अपॉन 120 फॉर्मूला, एन पी अपॉन 120। पी एन लिखा है इसने, एक ही बात है। और फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर होती है, हर्ट्ज में। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक बार यहां तक कंफर्म करो, चीजें क्लियर हो रही हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी, कमेंट में आप लोगों ने लिखा है कम्यूटेटर, कमेंट आया कम्यूटेटर को लेकर। तो कम्यूटेटर वाला क्वेश्चन जब मैंने पूछा था तो जरूर बताया था मैंने कि डीसी जो जनरेटर होगा, तो डीसी जनरेटर के अंदर जो एसी बनेगी उसको डीसी में बदलने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर करता है।
कम्यूटेटर इज कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर। और डीसी मोटर के अंदर ये रिवर्स फंक्शन करता है, वहां पर ये डीसी मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो कम्यूटेटर के दोनों फंक्शन होते हैं। कम्यूटेटर को कई बार हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, राइट। चलिए, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्रूशियल फॉर्मूला है, जो मशीन में यूज होता रहता है। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ गया इंटरपोल के ऊपर। अब मुझे नहीं लगता आपने इंटरपोल फर्स्ट टाइम सुना है। इंटरपोल सुना है आपने डीसी मशीन के अंदर? इंटरपोल इन डीसी मशीन हैव टेपरिंग शेप इन ऑर्डर टू। तो इंटरपोल की डिस्कशन हमने कई बार करी है। जब डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, तो आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटरपोल का। तो रिड्यूस ओवरऑल वेट, रिड्यूस सैचुरेशन इन इंटरपोल। एक सेकंड मैं जगह में लाया था। वेट का तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी भी इसी ऑप्शन पढ़ता हूँ, इकोनॉमी ऑन मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंटरपोल, ये भी कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। इंक्रीज एक्सेलरेशन, स्पीड से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल। तो ये कह रहा है कि अगर इंटरपोल को टेपरिंग में रखेंगे तो उनके अंदर जो सैचुरेशन है मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम करने के लिए उसको टेपरिंग शेप में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन के अंदर ही इसको यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसकी शेप कैसी होनी चाहिए? टेपरिंग शेप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेपरिंग शेप, राइट। तो ये इंटरपोल को लेकर क्वेश्चन बनते रहेंगे, आगे भी देखना आप। ईएमएफ इंड्यूस जो होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। कब? देखिए, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, चाहे आप ट्रांसफार्मर की बात करें या किसी भी डिवाइस की बात करें, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है जो फैराडे ने दिया था हमें? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यस और नो? ये फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। माइनस यहां क्या शो कर रहा है? लेंज लॉ की वजह से है। तो ये कह रहा है ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बच्चों? आप मुझे बताइए, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? देखिए, जितना ज्यादा ये फ्लक्स टाइम के साथ जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ही आपकी ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फ्लक्स चेंज जो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, इसको बोलते हैं डीवाई बाई डी टी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज हो रहा है उसी केस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें आने वाली है, क्योंकि हमारी ईएमएफ दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एन नंबर ऑफ टर्न और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी। तो सब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उस केस में मैक्सिमम ईएमएफ हमें मिलने वाली है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। किस केस में सबसे ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी? 0 हर्ट्ज। डीसी में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि डीसी में तो फ्लक्स कांस्टेंट होगी 0 हर्ट्ज पे। यहाँ पर 10 के हिसाब से चेंज हो रहा है फ्लक्स, यहाँ 500 के हिसाब से 1000 हर्ट्ज में फ्लक्स टाइम के साथ ज्यादा चेंज हो रही है। इसका मतलब इसी केस में सबसे ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, टाइम के साथ चेंज हो रही है, फ्रिक्वेंसी बन रही है, वही आपका मैक्सिमम ईएमएफ वाला केस है। तो इसने कौन से ऑप्शन में लिखा है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ मिनिमम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, यही उसका आंसर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉल, ये भी मिनिमम वाला भी नहीं है, फ्लक्स लिंकिंग वाला भी नहीं है, इसका यही बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब मशीन के अंदर एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जब किसी कनेक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, जब कनेक्टर पे फोर्स लगता है तो वो एक डायरेक्शन में घूमने लग जाता है, उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। क्या बोलते हैं भाई? यही तो होता है फ्लेमिंग। अगर मैं जनरेटर की बात करूं, देखिए जनरेटर में क्या होता है, एक आपका कनेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर के अंदर आपने करंट फ्लो करवा दिया। क्या फ्लो करवा दिया? और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ आपने एक मैग्नेट रख दिया, चारों तरफ नहीं, इसके दोनों तरफ एन एस। तो मैग्नेटिक फील्ड जब एन से एस की तरफ जाएगी, तो देखो ये मैंने क्या किया, कंडक्टर को, जिस कंडक्टर से करंट ऑलरेडी बह रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया। कंडक्टर के अंदर जिसमें करंट आपने फ्लो करवा रखा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में रख दिया। उससे क्या होगा? कंडक्टर पे फोर्स लगेगा और कंडक्टर घूमने लगेगा। यही तो है आर्मेचर, रोटर वाला पार्ट।
मोटर स्टार्ट हो गई हमारी, तो ये एक ही डायरेक्शन में घूमती है। और जनरेटर के लिए कौन सा प्रिंसिपल बताया था, किस रूल से हम बताएंगे कि जो जनरेटर की डायरेक्शन है वो किस किस डायरेक्शन में जाएगी, क्लॉकवाइज जनरेटर घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये हम बताएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल से। तो जनरेटर के केस में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल, बताइए। और डायरेक्शन जनरेटर के केस में राइट हैंड रूल, क्योंकि मोटर की बात कर रहे हैं तो मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगी, तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल के बारे में पता है ना, कि किस तरह से डिपेंड करता है कि कौन सा राइट हैंड रूल यूज कर रहे हो, लेफ्ट हैंड रूल आप मोटर की बात कर रहे हो या जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वोल्ट मैकेनिकल प्रिंसिपल से, तो आप यही तो करते हैं जनरेटर में। प्राइम मूवर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं मैकेनिकल इनपुट देकर, टर्बाइन को प्राइम मूवर को घुमाएंगे और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। द आंसर इज जनरेटर, आंसर इज जनरेटर। व्हाट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ वोल्टेज सोर्स, किसी वोल्टेज सोर्स की ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं। देखिए ईएमएफ होती है कोई भी जनरेटर, देखिए कोई भी जनरेटर, ये हमारा जनरेटर है। अगर हमने जी स्टूडेंट इस जनरेटर पे कोई भी लोड नहीं लगाया, यहाँ पर कोई भी लोड हमने नहीं लगाया, कोई भी लोड हमने लोड यूज नहीं किया अब तक, जब तक लोड नहीं लगाएंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। यस और नो, यस और नो, लोड लगाएंगे सर्किट कंप्लीट होगा ना, यस और नो। ये कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द वोल्टेज सोर्स, तो आंसर ए में टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द लोड इज अप्लाइड, नहीं, जब लोड अप्लाइड हो जाएगा तो फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट में, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं है। इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आप मेरे समझिए ना, ये यहां से अगर ये जनरेटर 100 वोल्ट का है, कितना है 100 वोल्ट का मान लिया, अगर मैं यहां से वोल्ट मीटर से भी मेजर करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 वोल्ट ही आएगी। लेकिन अगर लोड लगा दिया, ध्यान से सुनना, अगर लोड लगाया तो जनरेटर के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, होगा मान लीजिए जनरेटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है आरजी। अगर आपने लोड लगा दिया तो लोड में मान लिया 99 वोल्ट ड्रॉप हो गई वोल्टेज, एक वोल्टेज कहाँ चली गई जब करंट फ्लो हुआ, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, या आई फ्लो हो गया। तो आप ये देखिए आपको 99 वोल्ट ईएमएफ नहीं मिला, आपको एग्जैक्ट ईएम 100 वोल्ट ईएमएफ सॉरी नहीं मिला, 99 मिला, एक वोल्ट कहाँ चला गया, सर्किट कंप्लीट होने से उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर गया। तो इससे अच्छा तो यही था, अगर 100 वोल्ट आपको पूरा चाहिए तो आप इसको विदाउट लोड चेक करते हैं। क्या चेक करते हो, विदाउट लोड चेक करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि आगे ओपन पड़ा है, ओपन। तो इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड, यही है इसका आंसर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, चलिए आगे। द पार्ट ऑफ आर्मेचर इलेक्ट्रिकल सर्किट which take active part in EMF generation, coil side inside the slot, the overhangs, ये तो है ही नहीं, both the coil side and slots पिक्चर में नहीं आई, commutator segment। देखिए मैंने इसका साफ साफ आंसर लिखा है, देखिए जो कोयल होती है हमारी साइड या इनसाइड से, बाहर से अंदर से, स्लोट ऑफ आर्मेचर टेक पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन। आर्मेचर इज प्रोड्यूसिंग, आपको मैंने कई बार बताया, आर्मेचर जो रोटर के ऊपर है, ऑलवेज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एसी इन इलेक्ट्रिकल मशीन। द आर्मेचर इंटरेक्ट, जो आर्मेचर का कनेक्टर है हमेशा इंटरेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, स्टेटर के ऊपर से, तो इसका बनेगा जो कोयल साइड्स और इनसाइड्स ऑफ द स्लॉट्स होते हैं उन्हीं पार्ट में हमारी क्या प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ। आप क्या करना, आप सेम क्वेश्चन को उठा के गूगल पे लिखना, तो आपको एक पिक्चर नजर आएगा, तो आपको दिखा जाएगा कि कहां कहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कुछ चीजों को मैं भी दिखा सकता था, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। तो मैं ज्यादा इस पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये टाइम वेस्ट है भाई। कम्यूटेटर डीसी मशीन में क्या करता है बता दिया था, कई बार एग्जाम में आया है। यस और नो, क्या आंसर होगा इसका? कम्यूटेटर डीसी मशीन में मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है, करंट कंट्रोलर होता है। तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक है इसके। इन्वर्टर की तरह भी करता है और रेक्टिफायर की भी। मोटर के केस में इन्वर्टर की तरह करता है, जनरेटर के केस में कम्यूटेटर रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। 6 पोल डीसी मशीन में हमारे पास नंबर ऑफ ब्रश पूछा हुआ है। क्या पूछा है? अब ये बताइए मुझे, 6 पोल मशीन में वेव वाइंडिंग है ना, वेव वाइंडिंग देखो 6 पोल की मशीन है, वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं 2, जितने पैरेलल पाथ है उतने ही आपके नंबर ऑफ ब्रश यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है ना, कौन सी वाइंडिंग है? वेव वाइंडिंग है ना। नंबर ऑफ ब्रश पूछा है तो मैं बता देता हूँ, वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ ब्रश होंगे वो ऑलवेज 2 होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ पोल का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। नंबर ऑफ पोल अगर 6 हैं और अगर ये लैप वाइंडिंग होती तो यहाँ पर पैरेलल पाथ भी 6 बनते। यस और नो? क्योंकि लैप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में मेजर फर्क इसी बात का है। लैप अगर वाइंडिंग यहाँ पे होती तो यहाँ पर ए बराबर पी होता, और पोल क्योंकि इस क्वेश्चन में 6 लगे हुए हैं तो पैरेलल पाथ भी 6 लगते। यस और नो? यस और नो? तो यहां पर लैप का तो केस ही नहीं है। तो यहां पर जो वेव वाइंडिंग है, यहां पर पैरेलल पाथ हमेशा 2 ही होंगे, पोल कितने भी हों। पोल जबकि 6 लिए इसने, तो नंबर ऑफ ब्रश जो होंगे वो भी 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2। तो आंसर है इसमें 2 का, ये ए में आ रहा है। फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन, जो एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलने का जो प्रोसेस होता है इसको कम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। इंप्रूव करता है कम्यूटेशन को। स्पार्कलेस जो हमारी कम्यूटेशन प्रोसेस होता है उसको इंप्रूव करता है इंटरपोल। तो डेफिनेटली यही इसका बनेगा आंसर। कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ, टंगस्टन के बने होते हैं, सॉफ्ट कॉपर के बने होते हैं, नहीं इलेक्ट्रोलाइट, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन नोट कर लो। जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। कम्यूटेटर रिक्वायर्ड पेरियोडिक मेंटेनेंस, रिड्यूस वियर एंड टियर। कम्यूटेटर सेगमेंट आर मेड अप ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर थ्योरेटिकल इसमें क्या ही मैं बताऊं अभी। चलिए 21 बच्चों आपको बताया इनमें से कौन सा लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। देखिए यहां इस वाले ऑप्शन में माइनस नहीं है, ये गलत। इस वाले में माइनस एनडी फाइव बाई डी टी है, तो ये ठीक लग रहा है। ये कभी कभी पढ़ा नहीं, ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या है इसका? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यही तो होता है फैराडे लॉ। ये माइनस किस वजह से? माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे? माइनस इज ड्यू टू द लेंज लॉ, जो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। यस और नो? चलिए नेक्स्ट 22, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मशीन। कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकता है। टू चेंज एसी टू इंप्रूव कम्यूटेशन, नहीं ये भी नहीं। इजी स्पीड कंट्रोल वाला में टू चेंज एसी वोल्टेज टू डायरेक्ट डीसी वोल्टेज, बिल्कुल सही कहा। देखिए हमारे पास वोल्टेज पहले पिक्चर में आएगा, करंट बाद में आएगा। तो एसी वोल्टेज को अगर डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा है तो किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? कम्यूटेटर का। द नंबर ऑफ ब्रश रिक्वायर्ड, अभी ब्रश की अभी भी बात हुई थी, फिर बोला 4 पोल मशीन। अब की बार कौन सी मशीन है? लैप है। पिछली बार वेव थी तो वहां पर पोल से कंसेप्ट नहीं लिया था आपने। वेव में 2 ही ब्रश लगते थे ऑलवेज। लैप वाइंडिंग में पोल कितने? 4। अगर पोल 4 हैं तो पैरेलल पाथ भी 4 होंगे और नंबर ऑफ ब्रश भी 4 ही होंगे। पैरेलल पाथ 4, जितने पैरेलल पाथ उतने ही पोल, उतने ही नंबर ऑफ ब्रश। ब्रश का काम होता है करंट कलेक्ट करना फ्रॉम आर्मेचर से एक्सटर्नल सर्किट में। सी आंसर है। एक बार जल्दी से बता दिए, समझ में आ रहा है भाई? डीसी मशीन में आयरन लॉस, अब ये कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब यहां पर ले लीजिए आप इन क्वेश्चन को। डीसी मशीन में जो आयरन लॉस होता है वो हीटिंग इन द कोर में जो हीटिंग हो रही है, लेस इन एफिशिएंसी, राइज इन टेम्परेचर, ये सारे ऑप्शन इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड वाइंडिंग, द फील्ड वाइंडिंग विल बी ड्रॉन एट 1 डिग्री, विच डिग्री?
देखिए फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इनका आपस में क्वाड्रेचर नेचर होता है। जो फील्ड वाइंडिंग कहाँ है, स्टेटर पे, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है, रोटर पे। इन वाइंडिंग का जो बीच का डिफरेंस होता है वो क्वाड्रेचर होता है। क्वाड्रेचर 90 डिग्री को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर हमेशा 90 डिग्री आंसर है। क्या आएगा? 90 डिग्री। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, एक काम करना, आज कंपनसेटिंग वाइंडिंग को गूगल पे लिखना डीसी मशीन में, तो आपको दिखेगा पोल शू के ऊपर आती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, पोल शूज के ऊपर आती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। आपको मैंने फुल पिच, शॉर्ट पिच सारा बताया हुआ है। डीसी मशीन वाइंडिंग आर फुल पिच, शॉर्ट पिच, आइदर ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन है ना, ये पूरा नहीं है, ये बोल रहा है डीसी मशीन का जो वाइंडिंग होता है, तो आपको मैंने सारा बताया था, फुल पिच, शॉर्ट पिच, क्या क्या वाइंडिंग होती है। फुल पिच के लिए आपको स्पैन फैक्टर वगैरह सारे बताए थे मैंने, कोई स्पैन फैक्टर वगैरह, तो एक बार पढ़ लेना बच्चों। मैक्सिमम ईएमएफ के लिए हम फुल पिच ही लेंगे। क्या लेंगे? फुल पिच। ठीक है, चलिए। द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स थ्रू ए। आर्मेचर वाइंडिंग, जो अंदर रूटर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैंने बोला भी आपको, अगर ब्रश जो होते हैं वो नॉन मूविंग होते हैं। अगर आर्मेचर घूम रहा है और बाहर वाला सर्किट के वायर भी घूमेंगे तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रश क्या करते हैं? मूव नहीं करते। एक्सटर्नल सर्किट से अंदर जो एसी इंड्यूस हुआ है उसको बाहर वाले सर्किट में एसी ट्रांसफर करने के लिए हम थ्रू द ब्रश जाते हैं। तो थ्रू द ब्रश इसका आंसर हो जाएगा। ब्रश सिस्टम यूज फॉर द आर्मेचर वाइंडिंग, जो एसी बनाएंगे कहां भेजेगी उसका एसी को? एक्सटर्नल पावर सोर्स के अंदर। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा सी, कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम। आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन, माइल्ड स्टील नहीं स्टूडेंट, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील से बना होता है आपका आर्मेचर। ब्रश इन डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड। हाँ जी, आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने। पोलर रीजन, देखो ब्रश वहां रखे जाते हैं जहां पर आपका नो ईएमएफ इंड्यूस हो, स्पार्कलेस एरिया। आपको मैंने बोला था एमएनए पे रखते हैं। क्या बोलते हैं? एमएनए पे रखते हैं। जब मैंने आर्मेचर रिएक्शन करवाया था तो एमएनए, जीएनए एमएनए का डिफरेंस करवाया था ना, ये वही एमएनए है जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से शिफ्ट हो जाता है। तो इसका आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स इंटरपोलर रीजन। क्या बनेगा? तो आज ये 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसे करते करते अगर हम सारे ही टॉपिक्स के 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे तो बेसिक आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनने हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को लगता है कि यार डीसी मशीन हमें करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि यही सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, इसमें थ्योरेटिकल भी बहुत पूछ ले रहा है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, जब वो कंबाइन पूरे मशीन के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी लास्ट वीक मैंने कुछ ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, वो क्लास देख लेना। लॉसेस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाया था, एमसीक्यू करवाए थे। अभी अब मशीन के करवा दिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपकमिंग टॉपिक्स के ऊपर। आप ग्रुप में हमेशा अपडेट रहा करें, जैसे आज भी क्वेश्चन कराए भी मैं ग्रुप में आपको डाल देता हूँ। ठीक है, तो इनको जरूर अपडेट करके रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए।